हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो कैसे मुगल एम्पायर धीरे धीरे खत्म होता गया और अब ब्रिटिश रूल शुरू होने वाला था। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ एक शानदार साम्राज्य की, जिन्होंने हमारे देश पर ऑलमोस्ट पूरी कंट्री पर राज किया, लेकिन धीरे धीरे इनका उदय अस्त में बदल गया। 1770 के आसपास जब औरंगजेब की डेथ हुई, उस समय पर जो एकता थी लोगों में, अब वो धीरे धीरे टूटने लगी। जहां पर पहले दिल्ली से पूरा साम्राज्य चलता था, अब वो पावर सिर्फ नाम की रह गई थी और अब ये सब कुछ कम होने लगा था। बेसिकली सब कुछ अब बिखरने लगा था। मुगल कोर्ट के अंदर 4 ग्रुप्स के नोबल्स थे, हिंदुस्तानी, अफगानी, तुर्किस्तानी और ईरानी, जो एक दूसरे से लड़ते रहते सिर्फ पावर के चक्कर में। और क्या था, इससे जो सुल्तान था, जो एम्परर था, उसकी इज्जत कम होने लगी और लोगों की यूनिटी खत्म हो गई। मनसबदारों को उनकी सर्विस के लिए जागीर दी जाती थी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी ये सब कम पड़ने लगी और जो नए ऑफिसर्स आ रहे थे उनको जमीन देने के लिए बची ही नहीं थी। इससे एम्परर की पावर और कम हो गई और खजाने की आमदनी और कम होती चली गई। अकबर का मनसबदारी सिस्टम काफी फेमस और काफी सक्सेसफुल था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा ये ऑफिशियल्स करप्ट होने लगे और इनएफिशिएंट हो गए और ये पूरा सिस्टम ब्रेक हो गया। मिलिट्री अभी भी पुराने तौर तरीकों से लड़ रही थी, ना ही नए हथियार मिल रहे थे और ना ही उन लोगों को मॉडर्न होने का तरीका मिल रहा था, ना ही उनके पास नेवी थी। जब भी कोई एम्परर मरता तो उसके तख्त के लिए उसके बच्चे और रिश्तेदार लड़ने लग जाते। तो ये जो इंटरनल सिविल वॉर थी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ट्रेजरी खत्म होती चली गई और ये वीक होते चले गए और ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इस एम्पायर को बहुत महंगे साबित हुए। औरंगजेब की रिलीजियस टॉलरेंस को इग्नोर करने की वजह से रिलीजियस इंटॉलरेंस शुरू हो गई। लोगों में आपसी यूनिटी खत्म होने लगी, लोग अलग होने लगे। वहीं पर राजपूत, मराठास और सिख्स के साथ लड़ाई करने से इनकी ट्रेजरी खत्म होती चली गई। और दूसरा, जब इन्होंने डेक्कन कैंपेन शुरू किया उससे ट्रेजरी पूरी तरह खाली हो गई। तो बेसिकली औरंगजेब की गलतियों की वजह से यहाँ पर लोगों में इनटॉलरेंस शुरू हो चुकी थी। इनसे पहले शाहजहां ने ताजमहल जैसा एक इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बनवाया जिसमें ट्रेजरी बहुत ज़्यादा यूज हो गई। और जब औरंगजेब ने डेक्कन कैंपेन्स किया और सारे युद्ध किए, उससे ट्रेजरी पूरी तरह खत्म हो गई। तो बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुके थे मुगल एम्पायर में। 1739 में नादिर शाह दिल्ली आया और उसने पूरी दिल्ली को लूट लिया। कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन भी वो उठाकर ले गया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आया, उसने भी बार बार इंडिया पर हमले किए, जिसकी वजह से बार बार इन्वेजन की वजह से पूरे एम्पायर की कमर धीरे धीरे टूटने लग गई। औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आए वो आराम पसंद थे और कमजोर थे। प्रोविंसेस के गवर्नर्स ने अपने किंगडम्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। 18th सेंचुरी में इसी चीज का फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने और इन्होंने आकर इंडिया पर हमला किया। यहाँ पर 1857 के रिवोल्ट में बहादुर शाह जफर का नाम उभर कर आया। इन्होंने कोशिश की लेकिन हार गए और इन्हें रंगून भेज दिया गया। और फिर क्या था, यहाँ पर खत्म हो गया द मुगल एम्पायर। तो बच्चों, मुगल एम्पायर की इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि अगर हम इंटरनली स्ट्रांग हैं, अगर हम में यूनिटी है, एकता है, अगर इंसाफ है, सुधार है, अगर विद टाइम हम इन चीज़ों पर चेक नहीं रखेंगे तो चाहे कितना भी स्ट्रांग कंट्री हो, एक टाइम आएगा कि वो टूट जाएगा और उसका फायदा उठाएंगे बाहर वाले लोग। तो इस चैप्टर से हम ये सीखते हैं कि अपनी कंट्री को एकजुट बनाए रखना है, यूनिटी रखनी है। हम अलग अलग स्टेट्स या राज्य के या फिर अलग अलग लैंग्वेजेस वाले नहीं, हम एक इंडियन कहलाए जाएं, इसी में हमारी असली ताकत है। और अगर हम में यूनिटी है तो बाहर से आकर कोई भी हमें ब्रेक नहीं कर सकता।
अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन पीरियड मेडिवल से मॉडर्न पीरियड तक देखा गया, विच स्टार्टेड began in the first half of the 18th century. So this period marked the decline of the Mughal Empire, rise of the East India Company's conquest, and the beginning of the political domination of British in mid 18th century. अब डिके ऑफ द मुगल एम्पायर, यही हमारा मेन टॉपिक है। तो ये 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी में शुरू हुआ, जहां पर मुगल एम्पायर डीके और डिसइंटीग्रेट होने लगा। तो मान लो एक बड़ी सी थाली है, इस बड़ी सी थाली में खूब सारा खाना है, और अब हमने क्या किया, इस बड़ी सी थाली के खाने को छोटी छोटी कटोरियों में बांट दिया। कुछ ऐसा ही हुआ कि एक बड़ा सा एम्पायर था जिसकी ऑल इंडिया फ्रेंचाइजी थी, लेकिन अब वो एक सिटी के कुछ स्क्वायर माइल्स तक ही सिमट कर रह गया था। सो ऐसा ही कुछ हुआ था मुगल एम्पायर के साथ। एम्परर्स ने अपनी पावर और ग्लोरी उनकी खत्म हो गई। एम्पायर श्रैंक टू फ्यू माइल्स अराउंड दिल्ली ओनली। अब द कॉज ऑफ डिक्लाइन इज सेड टू बी, इसमें जो लॉन्गेस्ट रूल माना जाता था है वो है औरंगजेब का, जिन्होंने अराउंड 50 ईयर्स तक राज किया। लेकिन ये माना जाता है कि उन्हीं के टाइम पर डिक्लाइन शुरू हो चुका था। तो उनकी जब 1707 में डेथ हुई, बिकॉज कॉज द वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज 3 सन्स। तो उनके 3 बेटे थे, उनकी डेथ के बाद इन तीनों बेटों ने में आपस में लड़ाई शुरू हो गई कि अब कौन राजा बनेगा, अब कौन एम्परर बनेगा। तो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उन्होंने सेंट्रल पावर को वीक करके रख दिया। अब क्या था, अब यहाँ से शुरुआत होती है लेटर मुगल्स की, जिसमें बहादुर शाह वन असेंडेड द थ्रोन इन 1707 एट द एज ऑफ 65। ही वॉज द फर्स्ट इन लाइन ऑफ द लेटर मुगल्स। तो अब हम लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। द रूलर्स रिड्यूस्ड पावर एंड द इन्फ्लुएंस। तो ये वो रूलर्स थे जिनकी पावर भी कम हो चुकी थी और जिनका इन्फ्लुएंस भी कम हो चुका था। द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेंस। अब ब्रिटिशर्स ने इसी वीकनेस का फायदा उठाते हुए अलाउड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एक्सपैंड, और मिड ऑफ द 18th सेंचुरी तक यहाँ पर ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस शुरू हो गया था। अब क्या था, द सीरीज ऑफ वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब। कौन कौन थे वो? बहादुर शाह वन 1707 से 12 तक, जहांदार शाह 12 से 13 तक, फरुखियार from 13 to 19, then मोहम्मद शाह 19 से 48, अहमद शाह 48 से 54, आलमगीर 2 54 से 59, शाह आलम 2 59 से 1806, एंड अकबर 2 1806 से 37, एंड बहादुर शाह जफर 1837 से 57। लेकिन ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, इन्हीं की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके कब्जा कर लिया। नाउ द रीजंस फॉर डिक्लाइन। तो बहुत सारे रीजंस माने जाते हैं इनके डिसइंटीग्रेशन या कोलैप्स के ऑफ वन ऑफ द माइटी मुगल रूल। कॉजेज, वीक सक्सेसर। जो ये लेटर मुगल्स थे, मतलब जो औरंगजेब के बाद वाले रूलर्स थे, ये काफ़ी वीक थे। दूसरा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और कोर्ट की राइवलरीज ने और इसको वीकन कर दिया। देन राइज ऑफ द रिलीजियस पावर्स एंड फॉरेन इन्वेजन्स एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन। तो ये सारे रीजंस माने जाते हैं इस एम्पायर के डिक्लाइन के। सबसे पहले हम बात करेंगे द पॉलिटिक्स इन द मुगल कोर्ट। तो क्या पॉलिटिक्स रही मुगल कोर्ट में जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हो गया पूरा का पूरा एम्पायर। अब मुगल कोर्ट का हाल सुन के आप बोलोगे कि ये क्या एक डेली सोप है। तो बेसिकली मुगल कोर्ट में 4 अलग अलग बड़े बड़े ग्रुप्स बन चुके थे। ईरानी जो पर्शिया से आए थे, देन तुरानी जो ट्रांसऑक्शिया से आए थे, अफगान्स जो इंडस नदी के आगे से आए थे, जो पहाड़ी रीजन था वहां से आए थे, और लास्ट थे हमारे लोकल सुपर हीरोज हिंदुस्तानी। अब क्या था, थे तो अलग अलग तरह के लोग, लेकिन इन सब में एक यूनिटी नहीं थी, यूनिटी जीरो थी एकदम, जिसकी वजह से कोर्ट पूरी तरह डिवाइड हो चुका था। अंदर ही इंटरनल कांस्टेंट स्ट्रगल चल रही थी पावर के लिए, और म्यूचुअल राइवलरीज थी, अंदर ही अंदर साजिशें रची जाती थी। सो मुगल एम्परर्स अथॉरिटी अंडरमाइंड। तो मतलब एम्परर तो था लेकिन उसकी चलती नहीं थी, हर एक रिमोट कंट्रोल और बाकी सब लोगों के हाथ में था, एम्परर की कोई बात नहीं सुनता था, तो उसकी अथॉरिटी
डिक्लाइन हो रही थी। सो दिस इम्पैक्टेड द कोर्ट पॉलिटिक्स, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गई, अनस्टेबल हो गई, और नोबल्स ने पावर का यूज किया फॉर देयर पर्सनल गेन, अपने पर्सनल फायदों के लिए उन्होंने पावर का यूज किया। एम्परर का लॉस्ट हिज प्रेस्टीज एंड कंट्रोल, और जो लेटर मुगल्स थे 707 से 1857 तक वो चले, वो लिस्ट जो है वो हमने आपको दिखाई है। तो ये सारे के सारे वीक माने जाते हैं, और इनके जो नोबल्स थे उन्होंने अपने पर्सनल फायदे के लिए अपनी पावर का यूज किया। इन्हीं सब चीजों की वजह से देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ दिस एम्पायर, और यहाँ पर राइज हुआ द ब्रिटिश एक्सपेंशन का। तो मिड 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रो हुई into a very powerful company, powerfully they expanded in our country। अब बात करते हैं जागीरदारी क्राइसिस की। तो पहले क्या होता था कि जागीर दी जाती थी, the land which was given to the Mughal officers as the payment। अब लेटर 17th सेंचुरी में ये जागीर कम पड़ने लगी, कंपटीशन बढ़ने लगा नोबल्स के अंडर, और क्राउन लैंड्स वाज कन्वर्टेड इनटू जागीर फॉर द न्यू ऑफिसर्स। इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेजरी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, और जो फ्यूचर एम्परर्स थे उनके हाथ से पावर खत्म होती चली गई। अब वीक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आर्मी ने खुद को रीऑर्गेनाइज किया अंडर मनसबदारी सिस्टम बाय अकबर। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन पूरी अकबर के टाइम पर हुई थी, काफी अच्छे से सक्सेसफुल सिस्टम चल रहा था, इनिशियली सक्सेसफुल था, लेकिन लेट 17th सेंचुरी में सब कुछ टूटने लगा, सब कुछ बिखरने लगा। मनसबदार्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ट्रूप्स एंड दे वर पेड विद द जागीर्स। तो ये होता था सब कुछ अकबर के टाइम पर, लेकिन अब मिलिट्री सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। कैसे आने लगी थी, अब मनसब्स बढ़ चुके थे, जागीर्स कम हो चुकी थी, इंटरनल करप्शन और इनएफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी, मनसबदार मेंटेन नहीं कर पा रहे थे अपने ट्रूप्स को, और यहाँ पर करप्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया। सो द रिजल्ट इट डिक्लाइंड द मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो ना ही ये खुद को विद न्यू टेक्नोलॉजी या फिर विद न्यू इक्विपमेंट्स ये खुद को अपडेट कर पा रहे थे, और ना ही इनके पास कोई नेवल फोर्स थी। Now the outdated army and the techniques, no navy established, जैसे हमने बात की, कोई absolute equipment, obsolete equipments और techniques इनके पास नहीं थी, no efforts of reform या modernization। तो जो पुराने तरीके थे ये उन्हीं से लड़ते जा रहे थे, कहीं से भी इन्होंने modernization या फिर इन्होंने कुछ भी reform नहीं बनाए। Now the war of succession। अब क्या था कि अंदर ही अंदर मुगल एम्परर की डेथ के बाद जितने भी उनके बच्चे या रिलेटिव्स होते थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे राजगद्दी के लिए। सो दीज वॉर्स वर कॉस्टली और डिस्ट्रक्टिव, और इसने एम्पायर के रिसोर्सेज को ड्रेन करके रख दिया, और यहाँ पर फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल अपहेवल्स होने लगे। अब इफेक्ट्स क्या हुए इस वॉर सक्सेशन के, एम्पायर वीक और अनस्टेबल हो गया, फोकस गवर्नेंस से इंटरनल पावर स्ट्रगल्स या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट हो गया। नोबल्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन फॉर द पर्सनल गेन। तो जो भी सिचुएशंस चल रही थी नोबल्स ने सिर्फ अपना फायदा देखा और अपने फायदे के लिए उन्होंने काम किया। अब आई औरंगजेब की पॉलिसीज, पढ़ी हैं हमने। क्या है औरंगजेब की पॉलिसीज, तो इन्होंने फेल टू रिकॉग्नाइज द एम्पायर स्टेबिलिटी। ही डिपेंडेड ऑन द रिलीजियस टॉलरेंस एंड विच वाज डिपेंडेड ऑन द रिलीजियस टॉलरेंस एंड यूनिटी। तो औरंगजेब ये बात नहीं समझ पाए कि ये जो इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल किंगडम है ये है क्योंकि हमारे किंगडम में यूनिटी है, क्योंकि हमारे किंगडम में रिलीजियस टॉलरेंस है। तो ये चीज़ आज के टाइम पर हम सब लोगों को सीखने की ज़रूरत है, स्पेशली वी एज इंडियंस, जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो हम में रिलीजियस टॉलरेंस होना और यूनिटी होना ही हमारी असली ताकत है। तो इसने इस बात को समझा नहीं, इस बात को एकदम इग्नोर कर दिया और रिलीजियस इनटॉलरेंस पॉलिसी शुरू कर दी, जिससे पूरा एम्पायर वीक होना शुरू हो गया। द इफेक्ट्स ऑफ औरंगजेब्स पॉलिसीज वॉज, ये कॉस्टली हुआ और डेक्कन कैंपेन्स की वजह से जितने भी इनके ट्रेजरी के रिसोर्सेज थे वो एकदम ड्रेन हो गए। The continuous wars with Sikhs, Marathas, Jats and Rajputs, again treasury decline हुई, and the loss of Rajput support। तो पहले ये काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग एलाइज हुआ करते थे, लेकिन अब ये मुगल एम्पायर के एनिमीज हो चुके थे।
अब क्या था, द रिजल्ट वॉज द फाइनेंशियल वीक, सोशल अनरेस्ट एंड रिबेलियन इंक्रीज। तो अंदर ही अंदर ये राइवलरीज, रिबेलियंस, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। सो यूनिटी ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज शैटर्ड बिकॉज ऑफ द औरंगजेब्स पॉलिसीज। नाउ द इकोनॉमिक बैंक्रप्सी, अब इतने वॉर्स, इतनी इंटॉलरेंसेस, इतने कैंपेन्स होंगे तो सीधी सी बात है यूनिटी खत्म हो रही है, करप्शन बढ़ चुकी है, इनएफिशिएंट हो चुके हैं लोग, तो उस वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए। सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द मुगल डिक्लाइन, तो शाहजहां से एक्सट्रावेंट स्पेंडिंग ऑन द मॉन्यूमेंट्स जैसे कि ताजमहल, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेजरी खत्म हो गई। सो दिस ड्रेन द रॉयल ट्रेजरी, लेविश कोर्ट लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव एडेड टू द बर्डन। तो इनकी पूरी कोर्ट लाइफ, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे वो इतने लेविश थे कि और इकोनॉमिक क्राइसिस देखे गए। एंड द कॉस्टली डेक्कन कैंपेन, तो बेसिकली ये जो ताजमहल का बनना है और ये जो डेक्कन कैंपेन है, इन्हें दो मेन रीजंस माना जाता है इकोनॉमिक बैंकरप्सी में एट द मुगल एम्पायर। तो डिक्लाइन के लिए ये बहुत ही मेन कारण माने जाते हैं। तो औरंगजेब डेक्कन कैंपेन वाज मैसिव फाइनेंशियल डिजास्टर, प्रोलॉन्ग्ड वॉर थी जिससे मिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ। कैंपेन फेल टू ब्रिंग लॉन्ग लास्टिंग कंट्रोल एंड वीकन द एम्पायर फाइनेंशियली। तो एक तो यूनिटी भी खत्म हो रही थी, वहां पर फाइनेंशियल वीकनिंग भी शुरू हो चुकी थी। कोलैप्स बिकेम इनएविटेबल ड्यू टू बैंक्रप्सी, क्योंकि अब पैसा नहीं है तो कोलैप्स तो हो ही जाएगी। जैसे इकोनॉमिक कोलैप्सेस हम देखते हैं, एग्जैक्टली वहां पर उस समय पर वैसा ही हुआ था। नाउ द फॉरेन इन्वेजन, सो रिपीटेड इन्वेजन्स हो रहे थे जिसकी वजह से मुगल्स वीक होते जा रहे थे। सबसे पहले नादिर शाह आए थे पर्शिया से, फिर आए थे अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से। तो ये की इन्वेडर्स माने जाते हैं उस समय के। फॉरेन इन्वेजन्स में सबसे पहले नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था 1739 में। डेट को याद रखना है। सो ही इन्वेडेड एंड प्लंडर दिल्ली, तो दिल्ली को तो इन्होंने तहस नहस कर दिया, लूट के ले गए। एंड दिस कैरिड अवे इमेंस ट्रेजर्स, जैसे हमारा कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन को भी ये उठा कर ले गए। दिस शैटर्ड मुगल प्रेस्टीज एंड पावर। तो सोचो कोई आया, वो आपके कोर्ट से या आपके राज्य से महंगी महंगी चीजें, आपकी जो बिल्कुल ऐसी थी ना कि नायाब चीजें उठाकर ले गया, तो क्या होगा, आपकी प्रेस्टीज और आपकी पावर तो कम हो ही जाएगी। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वैसा हुआ। नाउ द अहमद शाह अब्दालीज रेड, तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया को रिपीटेडली इन्वेड किया, लूटेड and plundered the territories. This caused instability and the decline of the Mughal authority. Now there came the weak successors. तो ये सारे पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं। फाइनेंशियल बैंक, इकोनॉमिक बैंक्रप्सी, फिर फॉरेन इन्वेजन्स, फिर वीक सक्सेसर्स, ये सारे पॉइंट्स हैं विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो वीक सक्सेसर्स में औरंगजेब एकदम आयरन डिसिप्लिन था, जैसे हमने बात की थी एकदम स्ट्रिक्ट, मतलब ही वॉज जस्ट लाइक द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, जिसके राज में बहुत ही स्ट्रिक्टली बस पढ़ना पड़ता था, कोई मजाक मस्ती नहीं, बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, बिल्कुल ये वैसा था। बट हिज सक्सेसर्स वो पीस मतलब प्लेजर लविंग थे, वीक और इनएफिशिएंट थे, एंड दिस दे बिकेम द पपेट इन द हैंड्स ऑफ द नोबल्स। तो उनको था कि नोबल्स मिनिस्टर्स हैं, ये सब कुछ चलाएंगे, लेकिन वो सब कुछ चला तो रहे थे, लेकिन अब एम्परर उनके हाथ का पपेट बन चुके थे। सो कुड नॉट कंट्रोल द वास्ट एम्पायर इफेक्टिवली, तो ये अच्छे से अपने एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर पाए। नाउ द राइज ऑफ द रीजनल पावर्स, अब क्या हुआ कि जो प्रोविंसेस बनाई थी, जो सूबे इन्होंने बनाए थे, उनमें इन्होंने गवर्नर, सूबेदार्स लगाए थे, राइट, प्रोविंशियल गवर्नर्स बना दिए थे। तो ये गवर्नर्स काफ़ी एम्बिशियस निकले और इन्होंने खुद को, मतलब इस जो वीक हो रही थी ना पावर, सेंट्रल पावर, उसको एक्सप्लॉइट किया और इन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम्स को डिक्लेयर कर दिया। अब दिस लेड टू द ब्रेकअप एंड कोलैप्स ऑफ द एम्पायर। तो वही जहां पर एक बड़ी सी थाली में भरा हुआ खाना था, अब वही खाना छोटी छोटी कटोरियों में बंट गया, जिससे डिवाइड हो गए और वीकनिंग हो गई। करेक्ट। नाउ द ब्रिटिश चैलेंज, अब क्या था, अब ब्रिटिश ने आके एक चैलेंज खड़ा कर दिया और मुगल अथॉरिटी इन द 18th century एंड they took the advantage of the Mughal weaknesses and eventually established the political dominance over our country India. Now there came the revolt of 1857। तो ये
इम्पॉर्टेंट है। रिवोल्ट ऑफ 1857 हमारी हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर उस समय पर एम्परर हुआ करते थे, तो ही स्टेप्ड इनटू दिस रिवोल्ट ऑफ 1857, लेकिन वो एक सिंबॉलिक लीडर थे इस रिवोल्ट के। ही वॉज एग्जाइल्ड बाय द ब्रिटिश इन रंगून एंड दिस मार्क द एंड ऑफ द एम्पायर। तो इन्होंने कोशिश तो की लड़ने की, लेकिन इनको जेल में डाल दिया और उसके बाद इनको रंगून में जेल में भेज दिया, और यहाँ पर द मुगल एम्पायर खत्म हो गया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी कंट्री की, जैसे कि कोहिनूर डायमंड जो नादिर शाह के पास था 1739 इन्वेजन के टाइम। इट वाज लेटर गिफ्टेड टू रंजीत सिंह ऑफ द सिख एम्पायर, बट ब्रिटिशर्स ने 1849 में इसको अपने ज्वेलरी में ऐड कर दिया। तो ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में ये ऐड हो गया। तो मतलब वो जो उनका कोहिनूर है वो उनका नहीं है, वो हमारा है। नाउ द फाइनल फेज ऑफ द डिक्लाइन। तो मुगल एम्पायर ने ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज तक रूल किया, लेकिन 18th सेंचुरी के एंड में इंटेंस राइवलरी और पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश लेड टू नियरली 200 years ऑफ कॉलोनियल रूल। तो ये जो विक्ट्री थी ब्रिटिश की ओवर द मुगल एम्पायर और द मुगल्स, तो ये ऑलमोस्ट 200 साल तक अब इन्होंने हमारी कंट्री के ऊपर कॉलोनियल रूल किया। आते थे, चीज़ें लेते थे और चले जाते थे, और इंडियंस को कुछ नहीं देते थे। सो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री। So this was all from our today's session. I hope आपको चैप्टर समझ में आया है, क्यों डिक्लाइन हुआ, कैसे हुआ, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैंने बिल्कुल पॉइंट्स में लिखा है, डोंट फॉरगेट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कहानी की तरह पढ़ते जाओ, समझ आता जाएगा। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो का मतलब फ्री है पर बेस्ट है।